हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर ऑन सरफेस इंटीग्रल। तो पीछे अभी तक हमने देखा है पैरामीटराइज्ड सरफेस के लिए, ठीक है ना। सरफेस एरिया बेसिकली निकालना देखा है हमने हर टाइप के सरफेस का पीछे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सरफेस इंटीग्रल, सरफेस एरिया हम लोग पढ़ रहे थे। अच्छा, एरिया निकालने का पर्पज सिर्फ एरिया निकालना नहीं था, उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक ना। मान लो कोई सरफेस हमें दे रखा है, लेट दिस इज अ सरफेस। ऐसा कोई सरफेस है हमारे पास, ठीक है। एंड एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस। और इस सरफेस पे पर यूनिट एरिया में कुछ चीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो हीट डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर पर यूनिट सरफेस एरिया, या फिर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। इस सरफेस पे क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो मास, ये कोई मटेरियल है, ठीक है ना। और इसकी डेंसिटी हर जगह डिफरेंट है। इस सरफेस पे इसकी डेंसिटी क्या है, डिफरेंट है। तो डेंसिटी का एक फंक्शन हो जाएगा, मान लिया कोई फंक्शन है रो, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड, ऐसा कुछ फंक्शन है। एंड ये कुछ फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो रो इसके सरफेस पे रो जो है, मान लो ऐसा कुछ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ऐसा कुछ है सिंपल, ठीक है, इसके सरफेस पे। और हमें इसी को ही इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। इसी चीज़ को हमें क्या करना है, इस सरफेस पे इंटीग्रेट करना है। कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, फिलहाल हमने डेंसिटी ले लिया। तो लेट रो कोई सरफेस है, एक्स रो कोई क्वांटिटी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और उसको इस सरफेस पे इंटीग्रेट करना है हमें, ठीक है। तो इसका सरफेस इंटीग्रल इसके एरिया के साथ इंटीग्रेट करना है। मान लो ये हीट कंटेंट है, नॉट डेंसिटी, हीट कंटेंट, ठीक है ना। पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में कितना हीट है इस सरफेस पे, उसके लिए एक इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे। छोटे से एरिया को हम लोग क्या लिखते थे, डी सिग्मा, ठीक है ना, यूवी ऐसा बोल सकते हो। और सिंपली इसको हम लोग ऐसे इंटीग्रल ऑफ, या फिर डी सिग्मा किसी से बात करूँ अगर, तो यहाँ पे हम लोग लेते थे पी यू क्रॉस पी वी, यू और वी पैरामीटर्स थे हमारे, एंड डी यू डी वी, ये छोटा सा एरिया था। तो ये तो इन्फाइनेटिसिमली स्मॉल एरिया हो गया, एलिमेंट्री एरिया हो गया। और इस एलिमेंट्री एरिया को अगर हमें थोड़ा सा हीट निकालना है, डी एच, ठीक है ना, स्मॉल हीट निकालना है अगर हमें सरफेस का, तो इस इक्वेशन को, जो हीट पर यूनिट एरिया दे रहा है हमें, को मल्टीप्लाई कर देंगे हम पी यू क्रॉस पी वी डी यू डी वी से, एंड देन वी नीड टू इंटीग्रेट इट। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, देन विल गेट टोटल हीट कंटेंट ऑन दी सरफेस। ये समझ में आ रही है बात। तो इतना तो हमने समझा, बस उसमें एक और नया फंक्शन हम लोग मल्टीप्लाई करके और आगे के कुछ काम करने वाले हैं। मतलब जो सरफेस हम लोग इंटीग्रेट करते थे ना, उस सरफेस की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होगी, और वी वांट टू एवुलेट दैट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। और हो सकता है वो सेंटर ऑफ मास भी निकालना हो इस सरफेस का, वो भी काम करना होगा हमें। आ रही है बात समझ में, टोटल मास निकालना हो सरफेस का, डेंसिटी इज वेरिंग ऑन द सरफेस, ठीक है ना। सरफेस पे अगर डेंसिटी चेंज हो रही है तो हो सकता है वी नीड टू फाइंड टोटल मास ऑफ दी दैट पर्टिकुलर सरफेस, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होंगे, हम आगे फ्लक्स निकालना भी समझेंगे। जैसे ये पूरा का पूरा सरफेस अगर किसी वेक्टर फील्ड में रखा हुआ हो, ये पूरा का पूरा सरफेस किसी वेक्टर फील्ड में रखा हुआ हो, और ये वेक्टर फील्ड इटसेल्फ वेरिएबल हो, जैसे हमने देखा भी था कि एफ जो है एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ, तीनों के साथ वेरी करता है। और इस सरफेस में हमें दो चीज़ें निकालनी हो सकती है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो फ्लक्स और एक सर्कुलेशन, या फिर कर्ल निकालना हो सकता है, और डाइवर्जेंस। तो ये दो चीज़ें बेसिकली, फ्लक्स और डाइवर्जेंस एक ही जैसे होते हैं, जरा सा का डिफरेंस होता है, यूनिट एरिया के लिए डिफाइंड होता है एक, और यहाँ भी ये दोनों, ठीक। तो इसका एप्लीकेशन हम लोग आगे समझेंगे, बट ये रिलेटेड है किससे, वेक्टर से। अभी राइट नाउ वी आर डीलिंग विद स्केलर फंक्शंस। तो हमने एक स्केलर फंक्शन चूज करा और उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। दैट स्केलर फंक्शन कुड बी एनीथिंग, हीट हो सकता है वो, मास हो सकता है वो, और भी बहुत सारी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ रहा है क्या करने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे कोई स्केलर फंक्शन है और उसको सरफेस इंटीग्रल उसी स्केलर फंक्शन का लेना है। तो सरफेस इंटीग्रल तो सिर्फ सरफेस एरिया निकालना तो हमने सीख लिया, ठीक है ना। और ये इन्फाइनेटिसिमली स्मॉल एरिया होता है, एलिमेंट्री एरिया बोल सकते हो। एलिमेंट्री एरिया को उस सरफेस का जो भी प्रॉपर्टी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, विल गेट टोटल क्वांटिटी, ठीक है ना, टोटल अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर जो भी फिजिकल क्वांटिटी हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ कोई फंक्शन है जी, तो इंटीग्रेट करना है, जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कुछ भी हो सकता है, ओवर अ कोन, यहाँ पे कोन दे रखा है। इस कोन के सरफेस पे जी कोई क्वांटिटी है जो कि वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू एक्स स्क्वायर, एंड वी नीड टू इंटीग्रेट और इवेलुएट टोटल वैल्यू ऑफ जी ऑन दैट पर्टिकुलर सरफेस। जेड का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे। कोन है तो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होगा,
सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होगा तो एक्स की जगह क्या कर लेंगे हम लोग, एक्स की जगह सिंपल आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा। और इस कोण के लिए 0 से 1 तक पीछे कहीं कैलकुलेट करा था हमने, तो सीधा रिजल्ट दे रहा है उसका यहाँ पे, अगेन कैलकुलेट कर सकते हो नो मैटर। तो लिमिट लेने में अगर दिक्कत हो रही है तो विजुलाइज कर लो थोड़ा सा इसको, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जब कोई कोफिशिएंट वगैरह ना हो ना एक्स और वाई का, तो समझ लेना ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है ओरिजेंटल के साथ, सिंपल। एंड वर्टिकल इज जेड, जेड के लिए बोल रहा है 0 से 1 है, यहाँ पे 0 से ये 1 तक जा रहा है। और जेड ही है यहाँ किसके बराबर, एक्स स्क्वायर की जगह आर कॉस थीटा पुट करोगे तो आर स्क्वायर, तो आर बाहर आएगा और ये 1 हो जाता है, तो जेड बराबर होता है आर के। तो ये नथिंग बट क्या लिखा हुआ है, आर का लिमिट दे रखा है, जेड से तो आर निकल गया, एंड थीटा यू नो, ठीक है ना। कोई भी अदर सरफेस है सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल तो आर के टर्म में और थीटा के टर्म रखेंगे। और परफेक्ट अगर सिलेंडर सिर्फ आ जाए ना, देन वी नीड टू टेक जेड, लेना पड़ जाता है वो, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे 2 पाई 0 to 2 पाई, तो वी गॉट द लिमिट ऑफ आर एंड थीटा। अब करना क्या, पैरामीटाइज करके डिफ्रेंशिएट और करोगे 2 बार, फिर क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो फाइनली वी गेट √2r, ठीक है ना, √2r मिलेगा। और एक्स स्क्वायर है, एक्स इट सेल्फ क्या है, आर कॉस थीटा पुट करना है, तो वी हैव एक्स आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम, मैंने अभी बोला क्या करना होता है, जो भी फंक्शन है हमारा, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पी थीटा क्रॉस पी वी क्रॉस पी यू। तो यहाँ पे यू और वी तो आर और थीटा है, और यहाँ पे कर देंगे डी यू इंटू डी वी। तो ये तो हमारा एक्स स्क्वायर है, बट हम लोग क्योंकि डील कर रहे हैं अभी आर कॉस थीटा, मतलब आर और थीटा के टर्म में, तो एक्स को हमने कन्वर्ट कर दिया, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हियर वी हैव, एंड इनका वैल्यू तो हमने यहाँ निकाल रखा था √2, अलग से आप कैलकुलेट कर लो, एंड डी आर डी थीटा विल बी देयर, राइट। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लिया, आर क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा, तो आर क्यूब को डी आर के साथ इंटीग्रेट कर लेंगे, बाद में इसको निपटा लेंगे 1/1, एंड यू विल गेट, ठीक है ना, total value on the surface that particular cone of this physical quantity whatever it is, pi square root of 2/4। आई थिंक समझ में आया होगा ये चीज़। चलो आगे बढ़ते हैं, पीछे जो चीज़ें हमने पढ़ी है ना उसी का थोड़ा सा यहाँ पे समरी ऐसे समझ लो। तो हियर वी हैव, ठीक है, तो ये कुछ समरी दे रखा था। तो ये तो अभी मैंने जो बताया, कोई पैरामीटराइज सरफेस हो, पैरामीटराइज हमने कर लिया है उसको, और जी एक्स वाई जेड कोई क्वांटिटी है सरफेस पे, तो उस क्वांटिटी के का सरफेस इंटीग्रल लेना है। इतने को इंटीग्रेट करना तो अभी तक हमने पीछे सीखते आ रहे थे, बस उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये हो सकता है एक्स और एक्स का फंक्शन हो, सिर्फ वाई का फंक्शन हो, एक्स और वाई दोनों का फंक्शन हो। तो अगर हमने पैरामीटराइज कर रखा है इक्वेशन को पहले, तो उसके अकॉर्डिंग एक्स और वाई को पुट करेंगे, मतलब इक्वेशन अगर आर और थीटा में है, देन ऑल एक्स वाई एंड जेड शुड बी इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। गुड। दूसरा सरफेस एरिया निकालना था, तो इम्प्लिसिट सरफेस के बारे में बताया था। यहाँ पे कुछ भी हो, एक्स स्क्वायर के टर्म में हो, वाई स्क्वायर हो, जेड स्क्वायर हो, क्यूब हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो अगर कांस्टेंट है तो उसको, उसके लिए काम हम करते थे, पहले ग्रेडियंट लेते थे और फिर ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट विद पी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें पता है, उसमें भी क्या करना है, उसके साथ इस फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, नेक्स्ट, जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। अब ये क्या है ना, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। नेक्स्ट में बोल रहा है फंक्शन अगर एक्सप्लिसिटली गिवन हो, मतलब जेड इज इक्वल टू समथिंग हो, तो इसको भी हम लोग इम्प्लिसिटी बना देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, एक्स वाई है और माइनस जेड कर लिया इज इक्वल टू 0, इसको हमने क्या कर लिया, जी एक्स वाई जेड मान लिया, वही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसको भी डिफ्रेंशिएट करने पे लास्ट में आया था एक्स का टर्म, वाई का टर्म और जेड का टर्म 1 हो जाता था, तो यही टर्म लिखा हुआ है ऐसे। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कोई मतलब नहीं होता, जैसे रिप्रेजेंट करना चाहो कर सकते हो सेम सरफेस को। तो ये सारे फॉर्मूले तो हमने पढ़ रखे हैं पीछे, ठीक है ना सब। बस करा क्या, यहाँ पे एक जी नया फंक्शन आ गया, कोई स्केलर फंक्शन है, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सारे के सारे क्वेश्चंस में कोई भी फंक्शन, जैसे पीछे जितना भी एग्जांपल सॉल्व करा है ना आपने, मान लो उसमें एक्स स्क्वायर और वाई को मल्टीप्लाई कर दो, सब में फिर से सॉल्व कर लो, नया क्वेश्चन बन जाएगा। ये कोई फंक्शन होगा नया, ठीक है, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, वाट एवर, ठीक है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बट समझ में आ रहा है कंसेप्ट आपको, इस पर काम कर चुके हो बहुत ज़्यादा, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। इसमें कोई फंक्शन हम लोग मल्टीप्लाई करके देन उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है ना। आई थिंक दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम, एक यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दे रखा है, इसको देखते हैं। यहाँ पे जी कोई फंक्शन है, अब ये जो फंक्शन है इसका डायरेक्ट कोई इक्वेशन नहीं हो सकता, और ये जी कोई क्वांटिटी है एक्स वाई जेड, ठीक है,
और यहाँ पे सरफेस है, सरफेस का ही कोई एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं हो सकता, दिस इज नॉट अ स्मूथ सरफेस। पीछे जो भी हम लोग सरफेस देख रहे थे ना, स्मूथ सरफेस होते थे, उनका एक इक्वेशन होता था सरफेस का, दो सरफेसेस कट करते थे तो बोथ दी सरफेस हैव टू डिफरेंट इक्वेशंस, बट इसका कोई एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं हो सकता। तो क्या करना होगा, यहाँ पे चार 6 डिफरेंट सर्फेसेज हैं, तो 6 के लिए डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन होंगे, लेकिन ऑल दी 6 सर्फेसेज हैव डिफरेंट लिमिट, एटलीस्ट लिमिट डिफरेंट हो गया तो इक्वेशन डिफरेंट हो गया। ओके, और यहाँ पे ये एक्स वाई जेड कोई क्वांटिटी है, एक्स वाई जेड, एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई एंड जेड, ये कोई क्वांटिटी है, और बोल रहे हैं यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना ओवर द सरफेस ऑफ अ क्यूब कट फ्रॉम द ऑक्टेन, एक्स इज इक्वल टू 1 से एक प्लेन पास करा, दिस इज एक्स इज इक्वल टू 1, और 1 से एक प्लेन पास करा, जेड जेड इज इक्वल टू 1 से, और वाई इज इक्वल टू 1 से एक प्लेन पास करा, और तीनों प्लेन और तीनों एक्सिस इन तीनों प्लेन्स के बीच एक क्यूब बन रहा है, और इस क्यूब के ऊपर इंटीग्रेट करना है इसको। तो 1 बाई 1 6 सर्फेसेस के लिए कर सकते हैं हम लोग, या फिर 3 के लिए कर लो, डबल कर देंगे, और जो भी रिजल्ट होगा वो पता पड़ जाएगा हमें। तो अलग अलग करते हैं, जैसे पहले साइड ए के लिए ऊपर वाला साइड को साइड ए लिया है, तो एक्स वाई जेड को करेंगे हम लोग, और डी सिग्मा क्या था, डी सिग्मा वही इस सरफेस को का जो एरिया होगा वो चीज़, ठीक है। तो एरिया किस सेंस में, एरिया हम लोग ऐसे नहीं लिख लेंगे कि साइड स्क्वायर तो 1 स्क्वायर तो 1 इसका एरिया हो गया, वो काम नहीं करना हमें, क्योंकि सिर्फ एरिया निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, एरिया निकालना हम लोग नहीं सीख रहे हैं, निकालना तो वही सीख रहे हैं, बट एरिया का निकालने का यहाँ पे पर्पस डिफरेंट है। अगर इस केस में भी वेक्टर फील्ड दे रखा होता, इस केस में भी अगर एक वेक्टर फील्ड मान लो यहाँ पे दे रखा हो, लेट एक वेक्टर फील्ड दे रखा हो, और हर पर्टिकुलर पॉइंट पे वेक्टर फील्ड का वैल्यू डिफरेंट है, एंगल डिफरेंट है सरफेस के साथ, ठीक है, तो हर पर्टिकुलर पॉइंट पे हर छोटा छोटा सेक्शन लेके और तब उसको अलग अलग डील करना पड़ता है, उसी को इंटीग्रेशन हम लोग बोलते हैं। तो अगर वह सरफेस पे वेरिएबल वेक्टर फील्ड दे रखा हो और हमें फ्लक्स निकालना हो या डाइवर्जेंस निकालना हो, तो फिर तो इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा, और हर छोटे छोटे पॉइंट पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अलग तरीके से उसको डील करना पड़ेगा, उसके एंगल को और उसको और उसके वैल्यू को, ठीक है ना, नज़र में रखते हुए काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग कभी भी एरिया नहीं निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है इसलिए। जैसे स्फीयर का तो एरिया ऐसे ही पता था हमें 4 पाई ए स्क्वायर होता है, तो क्या ज़रूरत थी उतना दिमाग ख़राब करने की, उस उतना दिमाग ख़राब करने की इसलिए ज़रूरत थी कि वो स्फीयर जो था, वो स्फीयर था, सिर्फ एरिया से मतलब नहीं है। अगर इस स्फीयर का को ऐसे मटेरियल से बनाया गया होता कि इसकी डेंसिटी वेरी कर रही होती इसके सरफेस पे, एंड देन अगर हमें उसको काट दिया जाता आधा, और उसका क्या बोलता, मास निकालने को बोला जाता हमसे, तो हम क्या करते, तो मास निकालने को बोला जाता है और डेंसिटी उसकी वेरिएबल है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। या उस स्फीयर को किसी वेक्टर फील्ड में रख दिया जाता है, हेमी स्फीयर को, और उससे फ्लक्स निकालने को बोला जाता, तो फिर वैसे केसेस के लिए हम लोग ये सरफेस एरिया वाला टर्म हम लोग पीछे पड़ रहे थे। तो उतना समझना जरूरी था कि कैसे सरफेस एरिया हम लोग निकालते हैं। बस उसके साथ अब यहाँ पे कोई नया स्केलर फंक्शन आ गया, आगे हम लोग जब स्टोक्स थ्योरम पढ़ते हैं इसके बाद फ्लक्स के साथ डील करेंगे, डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ेंगे, तो उसमें पीछे भी मैंने बताया है वो चीज़, तो उसमें हम लोग वेक्टर फील्ड्स का यूज़ कर लेंगे। अभी फिलहाल स्केलर फंक्शन का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो ऊपर वाले सरफेस में एक्स वाई जेड है, एंड सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, डी सिग्मा पहले पैरामीटराइज इक्वेशन हमें चाहिए होता है, तो पी यू क्रॉस पी वी ये चीज़, और ये नहीं हो तो सिंपल इसके जगह क्या आता है, ये डी यू डी वी होता है, और सिंपली इसी की जगह ये सेम चीज़ ऐसे भी लिखा जाता है, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन डिवाइडेड बाई ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन डॉट के, के यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर होता है, नॉर्मल टू दी सरफेस, दिस इज नॉर्मल टू दी सरफेस, एंड हियर वी हैव डी एक्स डी वाई, या फिर ये हो सकता है डी वाई डी जेड, या फिर हो सकता है ये डी एक्स डी जेड, गॉट इट ना। तो ऐसे काम करना हमें, ठीक है। तो फिर सारे सरफेसेस पे इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड है, ऊपर वाले सरफेस पे इसका नॉर्मल जो होगा के होगा, इट्स नॉर्मल विल बी के, और इस सरफेस को पैरामीटाइज करना है, तो इस सरफेस को पैरामीटाइज करना है, तो डी सिग्मा की जगह क्या लिखना पड़ेगा, इस सरफेस का इक्वेशन क्या है, जेड इज इक्वल टू 1 है, जेड इज इक्वल टू 1 है, तो फिर काम खत्म हो गया इसका। एक्स वाई जेड है एफ का वैल्यू, तो इस सरफेस का अगर इक्वेशन बनाना है तो इस सरफेस को सिर्फ हम लोग एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जेड का भी वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब इस सरफेस पे पूरा का पूरा चीज़ कांस्टेंट है 1। तो हमारा फंक्शन जो हो गया, जो हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कंसीडर करते हैं, जिसका हम लोग ग्रेडियंट निकालते हैं, तो फंक्शन तो खुद ही 1 है, ठीक है। और इसका ग्रेडियंट अगर निकालेंगे हम लोग 1 है तो 1 का ग्रेडियंट निकालेंगे, तो 1 का ग्रेडियंट जो आएगा और ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड तो 1 ही आ जाएगा, है तो वो जेड है ना, वो जो सरफेस है वो जेड है, एक्स और वाई उसमें है नहीं, ठीक है ना। और एक्स और वाई अगर नहीं है तो उसका अगर हम लोग ग्रेडियंट लेते हैं, ठीक है, तो सिर्फ के बनेगा, ठीक। तो ग्रेडियंट उसका के आया, उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 1, ठीक है, ये जेड का ही वैल्यू है 1,
तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1। और फिर ग्रेडियंट के साथ डॉट प्रोडक्ट इसका ये भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे रख के सिग्मा ये फर्स्ट वाला टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड वाले के लिए अगर बी वाले सरफेस की बात करें तो इसके नॉर्मल जो डायरेक्शन है वो आई है, ठीक है ना, इसके नॉर्मल जो डायरेक्शन है वाई है। और इस सरफेस को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है एक सिंगल इक्वेशन से तो एफ एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। और एक्स इज इक्वल टू 1 है, वो अलग बात है। इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका ग्रेडियंट अगर निकालेंगे हम लोग तो आएगा वो आई। फिर ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो भी आएगा 1, ठीक है। और फिर ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, आई के साथ लेंगे, जो नॉर्मल है उसके साथ हम लोग उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी 1 आएगा। तो ऑब्वियसली ये सबका जो वैल्यू होगा ना तीनों टर्म्स का वो सेम ही आने वाला है सारे सर्फेसेस पे, ठीक है। तो सारे सर्फेसेस पे इसका वैल्यू सेम आने वाला है, तो किसी एक को कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग सिमेट्रिकली, सब में सबका रिजल्ट बराबर हो जाएगा। पहले वाले को कैलकुलेट करें अगर हम लोग इस वाले सरफेस पे तो z इज इक्वल टू 1 है, तो ये जो इंटीग्रल है वो एक्स वाई बन जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग एक फंक्शन मान रहे हैं, तो फंक्शन z है, तो फिर नीचे वाले सरफेस पे प्रोजेक्शन हम लोग लेंगे तो एक्स और वाई को, ठीक है ना, एक्स और वाई के टर्म में इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स डी वाई। तो इसको ऐसे ना लिख के हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये तो फंक्शन हो गया। जैसे g को मल्टीप्लाई करना था, जो यूजुअल फॉर्मूला था हमारा जी एक्स वाई जेड, ये हमारा फंक्शन था, इसको मल्टीप्लाई करना था ग्रेडियंट के मैग्नीट्यूड से डिवाइडेड बाई ग्रेडियंट और जो नॉर्मल वेक्टर होता है, नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है ना। मतलब एक तो प्लेन हो गया नीचे वाला जिस पे प्रोजेक्शन हमने देखना है इसका, और एक ये जो एक्सिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे k होगा और इन दोनों का वैल्यू 1 आया और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स डी वाई, ठीक। तो यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे डी एक्स डी वाई, एक्स वाई डी एक्स डी वाई। पहले x के साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2, और x का लिमिट दे रखा है 0 से 1 तक, ठीक है। तो 1 पुट करेंगे तो 1/2 बाहर जाएगा और 0 पे 0 हो जाएगा, तो 1/2 बाहर जाएगा और y में भी 1/2 हो जाएगा। तो टोटल इसका जो रिजल्ट आ जाएगा फाइनल इंटीग्रेशन 1/4। और तीनों का 1/4 ही वैल्यू आएगा, और 6 सर्फेसेस हैं तो 6 का 1/4 आएगा वैल्यू, तो टोटल हो जाएगा 6/4 आंसर इसका, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा सरफेस इंटीग्रल फॉर फ्लक्स, ठीक है। अच्छा, ग्रीन्स थ्योरम हमने पढ़ा था जब, थोड़ा सा इसको बताता हूँ मैं, ठीक है। तो हाँ फ्लक्स पढ़ा था हमने, ठीक है। फ्लक्स ऑन अ क्लोज कर्व, क्लोज या ओपन हो, बट फ्लक्स ऑन अ कर्व पढ़ा था हमने। उसके लिए करना क्या पड़ता था, क्लोज कर्व अगर है तो जो भी हमारा वेक्टर फील्ड था f, ठीक है, वो लेते थे, नॉर्मल यूनिट वेक्टर लेते थे, नॉर्मल टू दी कर्व, एंड ds होता था लेंथ एलिमेंट, ठीक है ना, लेंथ एलिमेंट होता था। अच्छा, इसको हम लोगों ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा था, m और n, ये अभी 2D चल रहा था ग्रीन्स थ्योरम, तो 2 डायमेंशनल 2D के लिए डिफाइन था, ठीक है ना, 2D कर्व और 2D सर्फेसेस के लिए बेसिकली। तो कर्व तो 2D होता है, 2D के लिए डिफाइन था, मतलब एक प्लेन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसको। तो f में m था और n था ऐसा, ठीक है। तो m dy n dx था। इसको हम लोगों ने सरफेस इंटीग्रल के फॉर्म में लिखा था, ठीक है ना, इसको हमने सरफेस इंटीग्रल के फॉर्म में लिखा था। तो यह आया था dm ओवर dx, x कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन x के साथ, y का डिफरेंशिएशन y के साथ, एंड dx dy ऐसा था। तो ये क्या था, नॉर्मल टू दी कर्व। फ्लक्स होता क्या, फ्लक्स के लिए जो भी वेक्टर फील्ड होता है उसका नॉर्मल कंपोनेंट लेते हैं। कर्व के लिए अगर सॉल्व कर रहे हैं तो कर्व के नॉर्मल लेंगे, अगर सरफेस से फ्लक्स निकाल रहे हैं थ्रू सरफेस तो वेक्टर फील्ड होगा, वहाँ तो 2 डायमेंशनल वेक्टर फील्ड था, यहाँ आप जो पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे 3 डायमेंशनल वेक्टर फील्ड होगा, पूरे स्पेस में होगा, और पूरे स्पेस में कोई कर्व ओरिएंटेड है, ठीक है ना। मैं पीछे भी बताते आ रहा हूँ कि ऐसा कुछ चीज़ हमें पढ़ना है आगे। तो 3 डायमेंशनल वेक्टर फील्ड होगा, सरफेस भी 3 डायमेंशनल होगा, तो वहाँ पे फोर्स के साथ तो डॉट लेंगे, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल कंपोनेंट, बट वो जो होगा नॉर्मल टू दी सरफेस होगा। यहाँ नॉर्मल टू दी कर्व था, इक्वेशन एक ही जैसा दिखाई पड़ेगा। सरफेस है तो वहाँ उस केस में जो ds होगा, यहाँ पे d सिग्मा लिख दिया गया, पिछले वाले में ds था तो लेंथ एलिमेंट था, यहाँ पे एरिया एलिमेंट है। और d सिग्मा क्या होता है आपको पता है,
ठीक है ना, डी सिग्मा। अगर पैरामीटराइज्ड सरफेस है तो उसके लिए हम लोग पी और यू क्रॉस पी वी डी यू डी वी लिखते हैं। इसी को हम लोग ग्रेडियंट के भी फॉर्म में लिखते हैं। अगर एक्स वाई जेड का फंक्शन है और ठीक है ना, एक्स वाई जेड का फंक्शन है एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली दोनों तरीके से, तो ग्रेडियंट वहाँ पे लेते थे हम लोग, डिवाइडेड बाई ग्रेडियंट डॉट के, ठीक है ना, डी एक्स डी वाई। ये मैं पीछे बता चुका हूँ। दो तरीका लिखने का, किसको, इस वाले टर्म को, ठीक है ना, इस वाले टर्म को। ये होगा हमारा वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड इक्वेशन होगा हमारे पास एक वेक्टर फील्ड का, ठीक है। इक्वेशन किस तरीके का हो सकता है, 2D भी हो सकता है और 3D भी हो सकता है। ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग सरफेस के लिए बात कर रहे हैं तो वो ज़्यादातर केसेस में हम लोग 3D ही देखेंगे इन जनरल। 2D भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे, तो 3D होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तीनों कंपोनेंट्स इसके होंगे। n जो होगा नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर। किसके नॉर्मल, सरफेस के नॉर्मल। अच्छा, सरफेस के नॉर्मल यूनिट वेक्टर चाहिए। एरिया एलिमेंट वाला तो फंडा पता है, कब किसका यूज़ करना है ये हम डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ का यूज़ करते हैं हम लोग, जो सूटेबल हो। नॉर्मल यूनिट वेक्टर, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर नॉर्मल निकालने का एक तो तरीका ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। ग्रेडियंट को मैं एग्जैक्ट बताता हूँ कब यूज़ करेंगे, और ग्रेडियंट नॉर्मल कब होता है, ग्रेडियंट का कब यूज़ करेंगे समझाता हूँ उसको। और नॉर्मल यूनिट वेक्टर एक हो सकता है अगर हम लोग पैरामीटराइज्ड कर चुके हैं कर्व को, ठीक ना, पैरामीटराइज्ड कर चुके हैं तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्योंकि एक जो u के करस्पॉन्डिंग कर्व था और एक जो v के करस्पॉन्डिंग कर्व था, बोथ दिस कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं किसी भी पॉइंट पे, ठीक ना, दोनों का टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के एंगल पे होता है। तो दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा और इसको डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से, दिस विल ऑल्सो गिव्स अस एन यूनिट वेक्टर। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे और वेक्टर फील्ड पे, बेसिकली सरफेस पे। ये वाला चीज़ तो सरफेस पे डिपेंड करता है किस तरीके का सरफेस है, देन हाउ वी विल टेक, ठीक है ना, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। पैरामीटराइज्ड सरफेस है देन इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। अगर पैरामीटराइज्ड नहीं, एक्सप्लिसिटली इम्प्लिसिटली मेंशन करा हुआ है, तो मेनली वहाँ पे ग्रेडियंट नॉर्मल का काम करता है। नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, नॉर्मल टू दी सरफेस होता है। तीन केसेस यहाँ पे नॉर्मल होता है इसके, नॉर्मल टू, एक तो हो गया सरफेस, ठीक है ना, सरफेस क्या होगा यानी कि लेवल सरफेस और लेवल कर्व। अब लेवल सरफेस के या लेवल कर्व के नॉर्मल होगा, मतलब सरफेस ही है। कब होगा, जब हम फंक्शन को, जैसे जो फंक्शन है हमारा वो बराबर क्या हो, कांस्टेंट। फंक्शन को इम्प्लिसिटली मेंशन करा गया और फंक्शन बराबर सम कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट हो तो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता, तब उसका ग्रेडियंट लेंगे तो क्या होगा, सरफेस के। कोई भी फंक्शन अगर कांस्टेंट हो जाए तो किसको रिप्रेजेंट करता है, लेवल सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कोई पर्टिकुलर सरफेस देता है हमें, ठीक है। तो जब भी इम्प्लिसिटली मेंशन रहता है फंक्शन बराबर सम कांस्टेंट है, दैट मीन्स दैट फंक्शन इज रिप्रेजेंटिंग अ लेवल सरफेस, इन दैट पर्टिकुलर केस ग्रेडियंट विल बी परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, ठीक है। अगर फंक्शन हमारा कर्व बना रहा है, लेवल कर्व बना रहा है, मतलब 2 डायमेंशनल अगर कर्व बना रहा है, तो अगेन फंक्शन बराबर सम कांस्टेंट होगा। तो जब भी फंक्शन कांस्टेंट के बराबर होता है तो वो लेवल कर्व कहलाता है। लेवल कर्व मतलब वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज कांस्टेंट एज वी मूव ऑन दैट कर्व, और लेवल सरफेस का मतलब एज वी मूव ऑन द सरफेस वैल्यू ऑफ फंक्शन रिमेंस कांस्टेंट, दैट इज बेसिकली इम्प्लिसिट फंक्शन मीन्स, ठीक है। तो उसका ग्रेडियंट जब लेंगे तो नॉर्मल होगा। तो ओनली इन केस व्हेन फंक्शन बराबर सम कांस्टेंट हो तभी ग्रेडियंट लेते हैं, तो ग्रेडियंट नॉर्मल होता है यानी कि परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। हमें चाहिए n, तो उसका एक तरीका हो जाएगा ग्रेडियंट लेंगे और ग्रेडियंट को ग्रेडियंट के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, दिस विल गिव्स अस नॉर्मल यूनिट वेक्टर। कब करेंगे, फंक्शन बराबर सम कांस्टेंट दे रखा हो तब। अगर फंक्शन बराबर सम कांस्टेंट दे न रखा हो, और फंक्शन बराबर सम कांस्टेंट तो हम कर सकते हैं इजीली अगर हमें इक्वेशन पता हो, एक्स वाई और जेड का कॉम्बिनेशन पता हो। बट कुछ केसेस में, जैसे एक फुटबॉल वाला केस था, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस और बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं जहाँ पे एक्स वाई जेड का एकदम डायरेक्ट रिलेशन हमें कोई ना पता हो, देन उस केस में हमें क्या करना होता है, सरफेस को पैरामीटराइज करना होता है। और पैरामीटराइज करने के बाद, पैरामीटराइज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दो
कर्व्स चूज करते हैं, दो कर्व चूज करते हैं उस सरफेस पर, बोथ दिस कर्व्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, दोनों कर्व्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं किसी भी पॉइंट पे, ठीक है ना, उनका टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है। तो एक तो ये तरीका है नॉर्मल यूनिट वेक्टर लाने का, और एक ये तरीका ग्रेडियंट डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, और एक ये एरिया एलिमेंट हमें पता है, एरिया एलिमेंट जिस तरीके से निकालेंगे उसी तरीके से नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालेंगे। एंड फोर्स फील्ड हमें गिवन होगा, दैट कुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, और कोई भी वर्चुअल फील्ड हो। आई थिंक ये समझ में आ रही है फ्लक्स का इक्वेशन। और जो हमने ग्रीन्स थ्योरम में पढ़ा था, वो ग्रीन्स थ्योरम 2D के लिए था, मतलब एक सिंगल कर्व के लिए था, किसी एक प्लेन में डील कर रहे हैं हम लोग, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड प्लेन में, उसके लिए ग्रीन्स थ्योरम था, ठीक है। और वहाँ पे एन जो था कर्व के नॉर्मल यूनिट वेक्टर था, और वहाँ पे ds लेते थे, दैट वाज लेंथ एलिमेंट, और ये वी हैव एरिया एलिमेंट। आई थिंक दिस इज क्लियर। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं हम लोग, सीधा एग्जाम्पल पे आते हैं, कुछ करना नहीं है इसमें एक्स्ट्रा। यहाँ पे एक वेक्टर फील्ड दे रखा है जैसा हमने पीछे डिस्कस करा, दिस फर्स्ट टर्म एक्स कंपोनेंट इज m, n एंड p एज यूजुअली जो हम लोग लिया करते हैं थ्रू द पैराबोलिक सिलेंडर। हियर वी हैव अ पैराबोलिक सिलेंडर, this is projection, this yellow portion is projection of this parabolic cylinder। क्या मतलब इसका समझते हैं, this is z और ये x है, और z और x पे z और y पे बना हुआ है, ठीक है ना, x की ओर बना हुआ है, सॉरी, ये तो z एक्सिस है और ये y है, ऐसा कुछ बना हुआ है। तो इसको छोड़ दो, इस डायग्राम को फिलहाल छोड़ो, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे एक ऐसे पैराबोला बना, और यहाँ पे मैं ऐसे z एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, ये पैराबोला यहाँ पे ऐसे बना है, ठीक है, ऐसे पैराबोला, तो ये पैराबोलिक सिलेंडर हो गया, ठीक है इससे। और इसका जो प्रोजेक्शन होगा, इसका जो शैडो बनेगा नीचे वाले सरफेस पे, इसका जो शैडो बनेगा नीचे वाले सरफेस पे, शैडो बनेगा ना, ये जो शैडो बनेगा इसका, ठीक है, वही शैडो यहाँ पे दे रखा है। ये पैराबोलिक सिलेंडर है, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इधर है, एक्स इधर है, इस पर बन रहा है, ठीक है, और इसी का शैडो है ये समझ में आ रहा है। करना क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट हमें कोई इक्वेशन नहीं दे रखा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वी हैव अ वेक्टर फील्ड गिवन हियर थ्रू द पैराबोलिक सिलेंडर, इस पैराबोलिक सिलेंडर से ये वेक्टर फील्ड पास कर रहा है, और वेक्टर फील्ड का डायरेक्ट डायग्राम नहीं दे रखा है उसका, किस डायरेक्शन में जो भी हो, ये वेक्टर फील्ड इससे पास कर रहा है, जरूरत है नहीं, मैथमेटिकली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पैराबोलिक सिलेंडर है, एक्स का लिमिट दे दिया, जेड का लिमिट दे दिया, जेड मतलब 0 से लेके 4 तक है, ठीक है। इन डायरेक्शन n हमें करना क्या, फ्लक्स निकालना है इस वेक्टर फील्ड की वजह से। ये n जो है नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, तो फ्लक्स के लिए भी हमने देखा पीछे सिचुएशन, डबल इंटीग्रल करना होगा फोर्स का, बट वी नीड नॉर्मल यूनिट वेक्टर और साथ में डी सिग्मा वी नो हाउ टू फाइंड डी सिग्मा। तो यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन का वैल्यू मेंशन नहीं है, वी नीड टू फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, इसको पैरामीटराइज करना पड़ेगा सरफेस को। पैरामीटराइज करने के लिए क्या करते हैं, सरफेस पे दो ऑर्थोगोनल कर्व लेते हैं, ऑर्थोगोनल कर्व, ये कर्व क्या करते हैं, दो ऑर्थोगोनल कर्व मतलब ऐसे मूव करना है सरफेस पे दो अलग अलग कर्व्स को लेके, कि एक पे मूव करें तो दूसरे कर्व के वैल्यू में कोई चेंज ना आए। तो यहाँ पे सिंपल दिखाई पड़ रहा है, और मैं बताता हूँ, मान लो कोई भी पॉइंट है, इस पे कोई भी पॉइंट है, तो एक तो अगर ऐसे हम लोग मूव करें पैराबोलिक फॉर्म में, ठीक है ना, एकदम ऐसे इस तरीके से अगर हम लोग मूव कर रहे हैं, तो एक तो ये कर्व हो सकता है, एक ये कर्व हो सकता है सरफेस पे, और एक कर्व हो सकता है सीधा हम लोग ऊपर जा रहे हैं एकदम स्ट्रेट लाइन में। अब ये जो गोल वाला मैंने बनाया है पैराबोलिक कर्व, और ये जो सीधा स्ट्रेट लाइन वाला बनाया है, ये दोनों कर्व्स दोनों क्या ऑर्थोगोनल है किसी भी पॉइंट पे, ऐसे इनफाइनाइट कर्व्स हो सकते हैं, और ये भी कर्व्स, मतलब दो ही कर्व होगा बट रिप्रेजेंट करने के लिए वो, ठीक है। तो दो कर्व्स हो रहे हैं, एक तो सीधा हो जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम लोग, मतलब सिर्फ जेड। तो एक जो हमारा कर्व है, जैसे यू लेते हैं और एक वी लेते हैं, तो यू और वी किसी की जगह, तो मान लो एक तो हमारा जेड मिल गया कर्व, और दूसरा हियर वी हैव कर्व इज जो पैराबोला है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो दूसरा जो कर्व है हमारा y की जगह एक्स स्क्वायर लिख देना, और एक जो कर्व है हमारा वो z है, z इटसेल्फ इज अ कर्व, ठीक है। तो अब हम जो इक्वेशन बनाते हैं, पैरामीटराइज्ड इक्वेशन जो बनाते हैं, किस फॉर्म में बनाएंगे, हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं पहले समझेंगे, वेरिएबल को बाद में पुट करते हैं। यहाँ पे हम लोग x कंपोनेंट लिखते हैं, यहाँ पे y कंपोनेंट लिखते हैं, और यहाँ पे z कंपोनेंट लिखते हैं, कि y को हमें क्या लिख लेना है, एक्स स्क्वायर, तो y का तो फंडा ही खत्म हो गया, तो x को एज इट इज x रहने देंगे, और एक कर्व तो मिल रहा था हमें, कौन सा, z मिल रहा था, तो z, और एक कौन सा कर्व है हमारा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब हियर वी हैव वेरिएबल x, तो एक वेरिएबल हो गया x हमारा, जिसको हम लोग v मानो u मानो, और एक हो गया z, मतलब ये x और z का पैरामीटराइज्ड
सरफेस हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे सिलिंड्रिकल सिमेट्री वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते, दिखाई नहीं पड़ रहा वो उस तरीके से पूरा कंप्लीट भी सरफेस नहीं है कि वहाँ पे रेडियस वगैरह निकालो, एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा लेके सॉल्व करो। अगेन रिपीट करता हूँ, पैरामीटराइज जब भी करना हो ऑर्थोगोनल कर्व्स लेते हो। ऑर्थोगोनल कर्व मतलब एक कर्व पे मूव करने पे दूसरे में कोई चेंज ना है दूसरे के वैल्यू में। तो ऐसे ऑर्थोगोनल कर्व्स दो मिल रहे हैं, एक नीचे से ऊपर जाने पे जेड, तो जेड इट सेल्फ इज ए कर्व, ठीक है ना, जेड का वैल्यू चेंज कर रहा है। और इस कर्व पे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वाई की जगह सिंपली मैंने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, एक्स की जगह एक्स एज इट इज रहने दो, और जेड, दो वेरिएबल्स एक्स और जेड, सब कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर किसके साथ, वाई के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे। आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साथ तो यहाँ पे आएगा 1 आई 2x j एंड लास्ट वन इज 0 0 k ऐसा। एंड पहले वाले में सॉरी y के साथ डिफ्रेंशिएट कर दिया ना, तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, तीनों 0 होंगे, ठीक है। और इसमें आएगा 1 आई 2x j और 0 k, तो वो चीज़ लिखा हुआ है दोनों का। फिर से क्या किया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना है, डिटरमिनेंट से निकाल सकते हैं, तो 2x आई माइनस j आया, मैग्नीट्यूड लेंगे सॉरी यहाँ पे। तो ये समझ में आ रहा है, इसको इरेज करता हूँ मैं, यहाँ पे वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ही है अभी, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। अब करना क्या है, f जो है इसको ऐसे लिखेंगे, तो f को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, समझेंगे बात जरा। x के जगह तो x लिखा था हमने, y की जगह एक्स स्क्वायर लिख दिया था, और z की जगह एज इट इज जेड रखा था हमने, ठीक है। तो z की जगह जेड रहने देंगे, y की जगह क्या पुट कर देना, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा पहला वाला टर्म, एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स जे एज इट इज, और माइनस जेड स्क्वायर के एज इट इज। इसका क्या करना होता है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना होता है, किसके साथ भाई, नॉर्मल के साथ, नॉर्मल निकालेंगे हम लोग। उसके बाद क्या होता है, डी सिग्मा होता है, तो डी सिग्मा हमें पता है क्या होगा, यहाँ पे वी नो डी सिग्मा होगा, जो ये आर एक्स आया है क्रॉस आर जेड, मैंने पी लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये सॉरी इसको नीचे नहीं करना, ये रहेगा। एंड यहाँ पे रहेगा दो वेरिएबल्स कौन कौन से थे, एक्स था और जेड था, तो डी एक्स डी जेड। नॉर्मल निकालना है, तो दिस इज अ वेक्टर, और ये एक तो कर्व ये सीधा वाला, दूसरा कर्व ये, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब वो एन के होगा, जैसा मैंने अभी पीछे बताया था, ठीक है। तो ये जो होगा, ये जो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जो भी हम लोग पैरामीटाइजेशन करते हैं, तो पैरामीटाइज्ड इक्वेशन जो आता है, ठीक है ना, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। लेकिन हमें नॉर्मल यूनिट वेक्टर चाहिए, नॉट नॉर्मल वेक्टर, तो दिस इज अ वेक्टर नॉट यूनिट वेक्टर, तो इसको इसके मैग्नीट्यूड से यहाँ डिवाइड कर दिया हमने, तो नाउ वी गेट नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अब सिंपली यहाँ पे करना क्या है हमें, फोर्स जो था एक्स स्क्वायर जेड आई एक्स जे जेड स्क्वायर के, डॉट प्रोडक्ट इसका लेना है इसके साथ। ये तो मैग्नीट्यूड नीचे एज इट इज रहेगा, ऊपर वाले के साथ इसका डॉट आ जाएगा, गुड। तो ये मैग्नीट्यूड में नीचे जो था इसको लिखता हूँ, 4x² प्लस 1, कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी, आते हैं अभी उस पर हम लोग, जे, ये तो हमने नॉर्मल यूनिट वेक्टर लिखा, इंटू डी सिग्मा के लिए अगेन इसका मैग्नीट्यूड आता है, इसका मैग्नीट्यूड आता है, तो मैग्नीट्यूड आता है तो नीचे वाले से वो कैंसिल हो जाएगा, समझ आ रही है बात ना, नीचे वाले से उसका मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, 4x² प्लस 1, और वो हमेशा कैंसिल होगा, ये दिखाई पड़ रहा है, एंड dx dz, तो ये टर्म कैंसिल हुआ, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो स्केलर बन जाएगा, एंड देन फर्दर वी कैन इंटीग्रेट सिंपली। तो यहाँ पे x के साथ x का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो दिस विल बी 2x³ z, हियर वी हैव, एंड x का j के साथ माइनस x, एंड नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू x एंड z, एंड लिमिट क्या होगा, तो लिमिट यहाँ पे x का तो 0 से 1 तक दे रखा, z का 0 से 4 तक, 0 to and 0 to 4, एंड यू नो हाउ टू इंटीग्रेट दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है ना, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, आपको पता है। तो दिस विल बी फ्लक्स, एंड फ्लक्स क्या होता है, स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है ना फ्लक्स, डॉट प्रोडक्ट से आता है वो। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। इस पर कैसे भी क्वेश्चन हो सकता है, मैंने एक एग्जांपल बता दिया, मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ फिर से, पैरामीटाइज करना सरफेस को, वही सारा खेल है, बाकी सब कंसेप्ट सिंपल है, ठीक है ना, बाकी सारे कंसेप्ट सिंपल है, पैरामीटाइज करना सीख लिया सरफेस को, दैट्स ऑल, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन दे रहा है, और यहाँ पे सरफेसेस का क्लियरली गिवन है, ठीक है ना, ये तो फ्लक्स है, वेक्टर फील्ड है, फ्लक्स निकालना है इससे, इस वेक्टर फील्ड से,
और ये वेक्टर फील्ड सरफेस से पास कर रहा है, किसी भी ओरिएंटेशन में हो, कैसे भी पास कर रहा हो। तो सरफेस यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, और हमें एक्स वाई जेड का एक फंक्शन ले लेना है, ठीक है। और इम्प्लिसिटली इसको मेंशन करेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट दैट इज़ 1 ईयर, ठीक है। तो ये हो गया वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये हमारा एक फंक्शन हो गया। इसका ग्रेडियंट लेंगे हम लोग, हमें क्या चाहिए, हमें फ्लक्स निकालना है। तो फॉर फ्लक्स वी नीड वेक्टर फील्ड विच इज गिवन ईयर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल टू द सरफेस, एंड डी सिग्मा। तो डी सिग्मा पता हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहले इसका अगर ग्रेडियंट लेते हैं हम, ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन, तो x के साथ तो 0 हो जाएगा, y के साथ डिफ्रेंशिएट करने पे 2yj एंड 2z के, ठीक है, ग्रेडियंट ऐसा आएगा। ग्रेडियंट को ग्रेडियंट के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, दैट विल देन विल गेट नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ग्रेडियंट को ग्रेडियंट के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। यार वी हैव 4 बाहर कर लिया, कॉमन 2 आया, स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 है। y is variable, z is variable, but sum of their square is 1, that is a constant, ठीक है ना, that's why we have taken here 1। तो 1 लिया, तो ये आया नॉर्मल यूनिट वेक्टर का, ठीक है ना, वैल्यू। दिस इज आवर नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल टू दिस सरफेस। गुड। नाउ फॉर सिग्मा, डी सिग्मा, डी सिग्मा के लिए पता है मैं क्या करता है, डी सिग्मा के लिए हम लोग लेते हैं ग्रेडियंट, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ग्रेडियंट इंटू, यहाँ पे एक नॉर्मल वेक्टर होता है, यूजुअली हम लोग उसको पी लिखा करते हैं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये पी होता है नॉर्मल टू दी प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस, यूजुअली जिसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे डोमेन का कोई फंडा नहीं है, तो ये प्रोजेक्शन के नॉर्मल होगा। इस सरफेस का प्रोजेक्शन कैसा आ रहा है, ये सरफेस तो ऐसे सर्किल है, सर्किल को थोड़ा सा स्लाइड कर दिया गया आगे, तो ऐसा कुछ सरफेस दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, सिलिंड्रिकल सरफेस दिखाई पड़ रहा है ये। इसका प्रोजेक्शन जो आ रहा है ये रेक्टेंगल आ रहा है, ये जो साइडेड पोर्शन है येलो वाला, दैट इज रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर तो के ही हो जाएगा, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन हियर के, ठीक है ना। आफ्टर सॉल्विंग दिस, ठीक है ना, डी सिग्मा का वैल्यू आ जा रहा है 1/z डी ए। व्हाट इज डी ए हियर, डी ए अगेन प्रोजेक्शन प्लेन का एरिया होता है, मतलब उसका डिफरेंशियल एरिया होता है, मतलब स्मॉलेस्ट एरिया, एलिमेंट्री एरिया बोल सकते हो। तो डिवाइड डी एक्स डी वाई हो जाएगा डी ए का वैल्यू, ठीक है ना, जहाँ पे प्रोजेक्टेड है सरफेस उस पर, ठीक है। अब हमें फ्लक्स निकालना है, तो हमें पहले फोर्स रखना पड़ेगा, वाई जेड जे जेड स्क्वायर के, लेट मी इरेज अगेन, वाई जेड जे जेड स्क्वायर के, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ये वाला, एंड इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/z डी एक्स डी वाई, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो j को j से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट वाई स्क्वायर जेड, ओके, j को j से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई नहीं, और जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर, चलो जेड स्क्वायर को जेड से तो जेड क्यूब हो जाएगा। हियर वी हैव वाई स्क्वायर जेड, जेड को कॉमन कर लेता हूँ दोनों से, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो जेड को तो कॉमन कर लिया, तो हियर वी हैव जेड स्क्वायर ओनली, और एक जेड को कॉमन कर लिया, 1/z डी एक्स डी वाई। अच्छा, ये जो चीज़ है ये 1 के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड ये जेड और ये जेड कैंसिल हो जाएगा, देन वी लेफ्ट विथ ओनली डी एक्स डी वाई। और डी एक्स डी वाई क्या देगा, ये येलो वाला जो पोर्शन है उसका एरिया हो जाएगा, तो दैट इज़ अ रेक्टेंगल, ठीक है ना। ये साइड 1 है और ये साइड 2 है, तो एरिया इसका हो जाएगा 2 यूनिट ओनली सॉरी। तो दिस इज़ द क्वेश्चन, ठीक है।